हाय फ्रेंड, मैं TRX अनिल और मेडिकल नॉलेज की सीरीज में स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर कुल मिला के 12 सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे ही सबका अलग अलग वर्क है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है सांस का छोड़ना और लेना, ठीक है। और वो कैसे होता है वो पूरा इस वीडियो में हम समझेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स कौन कौन से, सबसे पहले तो हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसमें नेजल कैविटी, जो हमारी नाक के अंदर होती है। दूसरा फेरिंक्स, जो हमारे गले में होता है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे हमारी जो खाने वाली पाइप है जो फूड की सप्लाई देती है नीचे, वो भी यहीं पे जुड़ी होती है। और जो हमारी हवा को अंदर लेके जाती है वो भी यहीं पे होती है, दोनों यहीं से जॉइंट होती है। और ये इसका जो हमारी फूड पाइप है ये इसके पीछे से चली जाती है, ठीक है, सीधा हमारे स्टमक में चली जाती है। और ये एयर का होता है। और इसके बाद आता है लेरिंग्स, और फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया खाली एक होल पाइप है, वो कुछ नहीं है, उसमें से एक फंस होते हैं। उसके बाद ब्रोंकस, आगे यही पाइप जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। दो हिस्सों में बढ़ने के बाद ये हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, उनमें एंटर कर जाती है। एंटर करने के बाद आगे फिर इसका सब डिवीजन होता है, मतलब और ज्यादा दूसरे भागों में। जैसे पेड़ होता है, पेड़ पहले नीचे एक स्टैम्प होता है, एक तना होता है, उसके फिर आगे दो पार्ट, फिर आगे जैसे जैसे वो फैलता रहता है वैसे ही ये चीज है, ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है आगे जाके। फिर लास्ट में एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली क्या होती है, जो ये फेफड़े हमारे, इसकी जो आउटर वॉल्स है इस पे लगी होती है, इसके जो डक्ट्स टाइप होते हैं। ये तो थे इसके सिर्फ पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मदद करते हैं सांस को लेने में और छोड़ने में। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये काम कैसे करते हैं। उससे पहले एक बात और बता दूं, जैसे हम जो एयर इनहेल करते हैं, अंदर जाती है जो एयर, उसमें खाली ऑक्सीजन तो नहीं होता, उसमें और भी दूसरी गैसेज होती है, जैसे कि नाइट्रोजन भी होता है, CO2 भी होता है और O2 भी होता है, ठीक है। और हमें जरूरत है सिर्फ O2 की। हमारे वायुमंडल में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, बाकी क्या है 78% नाइट्रोजन और 0.03% CO2। अब शरीर को जरूरत है सिर्फ O2 की। अब ऐसा तो है नहीं है कि नाक हम सांस लेंगे तो खाली O2 ही अंदर जाएगा, वो तो पूरा एयर से जाएगा। उसके बाद आगे काम बचता है कि यहाँ पे जाके उस खाली एयर को, जो O2 हमने लिया है उसको ही हमारे वो ब्लड की जरूरत, ब्लड में हमारी उसकी जरूरत होती है। सिर्फ CO2 की भी नहीं जरूरत है, ना ही नाइट्रोजन की जरूरत है। तो यहाँ से हमने 21% ऑक्सीजन इनहेल किया। इनहेल करने के बाद वो ट्रैकिया के रास्ते से होते हुए यहाँ पे ब्रोंकाइल से फिर एल्वियोली तक पहुंच गया। यहाँ पे एल्वियोली पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, बॉडी कंज्यूम करती है कितने परसेंट, सिर्फ 4% ऑक्सीजन को, सिर्फ 4% अपने पास रखती है, बाकी को वापस बाहर निकाल देती है 17%, ठीक है। ये प्रोसेस होता है जो बाहर की एयर बॉडी लेगी, उसमें से 4% यूज होती है। और CO2, अब बॉडी के अंदर से पहले ही CO2 बाहर आती है, जो पहले हमारा जो हम खाना खाते हैं, बाकी दूसरे जो प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, वहां से CO2 रिलीज होती है। वो रिलीज होने के बाद फेफड़ों के पास पहुंचती है। फेफड़े क्या करते हैं, उसको शरीर से बाहर भेजते हैं, ठीक है। एक तो CO2 हमने पहले ही इनहेल किया था, बाहर की हवा से अंदर गया था। उसके बाद जो शरीर की CO2 है वो भी इसके अंदर मिलके फिर ये बाहर आती है। ऐसे ही जो CO2 होती है जो हमारे अंदर जाती है वो जाती है 0.03%, ठीक है। और जो बाहर आती है वो आती है 4%, ठीक है। और 4% ऑक्सीजन अंदर रह जाती है। सिर्फ इतना प्रोसेस है। ये था कि बाहर से जो एयर जाती है और बाहर कितनी आती है, ये तो वो कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं अभी सारा प्रोसेस काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ तक तो नॉर्मली सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ से एयर एंटर हुई, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होकर दोनों लंग्स में चलेगी। लंग्स में जाने के बाद ये ब्रोंकाइल्स में आगे डिवाइड होगी, यहाँ चलेगी। या एल्वियोली पे मेन जो फंडा समझने का आता है वो आता है हमारा एल्वियोली पे, कि यहाँ से ये जो एयर है वो हमारे ब्लड में कैसे मिल जाती है, ठीक है। एल्वियोली पे आ जाके क्या होता है कि हमें अब इस चीज को ऐसे समझना, देखो जो हार्ट होता है वो क्या करता है, जो हमारा गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको सप्लाई करता है फेफड़ों के पास में। फेफड़े क्या करते हैं, जैसे उसके पास ब्लड आता है उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं। अब वो प्रोसेस कैसे होता है, देखो जो बाहर से ऑक्सीजन आई है उसमें ऑक्सीजन थी 21%, ठीक है। मान लीजिए ये बाहर का एरिया है और ये अंदर का है, ठीक है। ऐसे है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 21% है और अंदर क्या है, वहां पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, जो अंदर ब्लड था। तो जो हार्ट ने फेफड़ों के पास जो ब्लड भेजा है डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन है नहीं है, तो क्या करेगी ये ऑक्सीजन फेफड़ों से होकर
उस ब्लड में सप्लाई हो जाएगी। कहते हैं ना, जिस साइड जिस चीज की कमी होती है उस साइड बहनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी एक तरफ ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और जो गंदा खून जो फेफड़ों के पास आया था उसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई हो जाती है। ये काम करती है एल्वियोली। एल्वियोली कैसे करती है? इसके अंदर डक्ट बने होते हैं। डक्ट मतलब ये समझो कि आप ओपन स्पेस होता है जो डायरेक्टली इस चीज पे जुड़ा होता है। और यहीं पे इसके आसपास में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या है, हार्ट से गंदे खून को यहाँ लेके आती है। और यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन, यहाँ तो फुल ऑक्सीजन है और ये क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, खाली स्पेस है। खाली स्पेस होएगा तो उसको भरने के लिए इस साइड बह जाती है वो खुद ही। ये पूरा ट्रांसपोर्ट, अगर इसको बारीकी से समझे तो इसमें और भी बहुत सी चीजें आती है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। यहाँ से CO2 इस साइड ट्रांसफर हो जाती है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन में क्या होता है? जिस साइड जिस चीज की कमी होती है वो उस साइड चली जाती है ऑटोमेटिकली। दूसरा, अब ये तो हो गया ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाती है। अब दूसरा चीज ये बचा कि CO2 ब्लड से फेफड़ों में कैसे आती है। सेम वही चीज है, बाहर से जो CO2 आई थी वो थी 0.03% और जो अंदर थी जो वो तो गंदा खून है उसके अंदर तो CO2 ऑलरेडी पहले ज्यादा होगी। तो यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा है, ये क्या करेगी? ये इस साइड चली जाएगी, जो हमारे फेफड़े हैं उस पे एल्वियोली के थ्रू चली जाएगी और यहाँ से ये बॉडी में बाहर चली जाती है। ये ऐसा प्रोसेस होता है। CO2 तो हमारे ब्लड में आ गया और सॉरी O2 तो हमारे ब्लड में आ गया और CO2 बाहर चला गया। ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन की रेट कितनी होती है, कि हमें 1 मिनट में कितनी बार सांस लेना चाहिए जो नॉर्मल होता है। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन को हमारे को 12 से 20 सांस 1 मिनट में लेना चाहिए। ये है हमारी रेस्पिरेशन की रेट। ठीक है, इसी के साथ पल्स रेट हमारी कितनी होनी चाहिए? पल्स रेट को हार्ट रेट भी बोल देते हैं। ये होनी चाहिए 60 से 10। अब पल्स रेट का और रेस्पिरेशन रेट का क्या कनेक्शन है वो बता देते हैं साथ के साथ। अब क्या करेगा? हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को फेफड़ों की तरफ। भाई इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है कि ऑक्सीजन भर के लाओ। ठीक है, यहाँ से हार्ट से आगे ऑक्सीजन इसके पास, इसको ऑक्सीजन इसको देना है ब्लड को जो हार्ट ने भेजा। ठीक है, अब पुश करेगा। अब ये पुश करेगा, आगे पुश करने का प्रोसेस ही हमारी हार्ट रेट को सेट करता है कि हमारा हार्ट कितना पंप कर रहा है। अगर ये कम पुश करेगा तो वहां पे कम ऑक्सीजन होगी। तो ऐसे ही कनेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और पल्स रेट का, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। जितना हार्ट पंप करेगा ब्लड को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलके हमारी बॉडी में आएगी। और वही जो ऑक्सीमीटर करता है ये दो चीजें दिखाता है, हार्ट रेट और हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो भी है दोनों ऑक्सीजन दिखा देता है। दूसरा, अब एक चीज हम जो देखते हैं SpO2 देखते हैं। अब SpO2 आपने हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स वगैरह पे देखो, SpO2 है क्या है? SpO2 है सैचुरेटेड पेरिफेरल ऑक्सीजन। ये होता है, ये 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। सैचुरेशन देखा जाता है कि पता क्या करता है, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। एक ही हीमोग्लोबिन पे 4 से 5 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाइंड हो जाते हैं जो उसको बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें ले जाने का काम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखना ये होता है कि एक जो मॉलिक्यूल्स है हीमोग्लोबिन का वो कितनी ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, उस चीज को चेक करना है। उसको बोलते हैं ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है बॉडी के अंदर, उस चीज को देखना है। तो वो होना चाहिए 95 से 100 के बीच में। ठीक है, दूसरी बात, एक होता है पार्शियल प्रेशर। ये होता है ऑक्सीजन का प्रेशर कितना, जो आर्टरीज है ब्लड वेसल्स है जिनके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है उस चीज को मेजर करना होता है। ये होना चाहिए 80 से 100 के बीच में। ठीक है, दूसरा, अब सोचने की बात यह है कि एक दिन में हमारा फेफड़ा कितनी एयर कंज्यूम कर लेता है? लगभग 11,000 लीटर एक दिन में कंज्यूम कर लेता है। ये इतनी कैपेसिटी है इसकी। दूसरी बात, और जैसे ही अब सभी जीव है, इंसान के लिए क्या है कि फेफड़ों से सांस लेता है, ऐसी अलग अलग जीव है, बड़ी जो पृथ्वी है उस पे अलग अलग जीव है। तो सभी पे क्या होता है, जो मैमल्स है स्तनधारी जिसको बोलते हैं, इंसान भी स्तनधारी में आता है, वो सांस लेते हैं फेफड़ों से, लंग्स से। ठीक है, दूसरा, जो धरती के अंदर रहने वाले जीव है वो सांस लेते हैं स्किन से। उनकी स्किन के ऊपर ही डायरेक्ट ट्यूब जुड़ी होती है जो ट्रैकिया की होती है, मतलब एक पाइप टाइप के आप समझ सकते हो, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, उसके बाद जो वाटर में रहने वाली मछली होगी, ठीक है, वो सांस लेते हैं गिल्स से, जिसको हिंदी में गलफड़े भी बोलते हैं। ठीक है, और जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो जो मच्छर आ गए, मक्खियां आ गई, वो सारी ये क्या करते हैं
ट्रैकिया सिस्टम होता है, उनकी भी जो आउटर स्किन है उसके ऊपर वॉल्स जुड़ी होती हैं, ट्यूब जुड़ी होती है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेती है। अब सभी जो जीव है वो एक ही तरीके से सांस नहीं लेते हैं, सभी का अलग अलग सिस्टम है। इंसान लेता है लंग्स से, जो धरती में रहने वाले जीव होते लेते हैं स्किन से, और बाकी जो वाटर में रहने वाले हैं वो लेते हैं गिल से, बाकी ट्रैकिया सिस्टम से। ये पूरा सिस्टम है सभी का अलग अलग। दूसरा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तुरंत उसका ये सिस्टम तैयार नहीं हो जाता। जैसे न्यू एल्वेओली है, ये इतनी एल्वेओली एक एडल्ट में होती हैं, लेकिन बच्चे में नहीं होते हैं। 8 साल लग जाते हैं उसको पूरी कंप्लीट ये पूरा सिस्टम तैयार करने में। ये जो बाहर की एल्वेओलीज है ये दिख रही है, ये थैलियां होती हैं एक किस्म से जो खुली होती है, यहाँ पे आके एयर देती है। ये क्या 8 साल के बाद, 8 साल के जब बच्चा पूरा हो जाता है उसके बाद ये एल्वेओलीज तैयार हो जाती है, उस टाइम तक ये बढ़ती रहती है अपना। और इसमें बच गया हमारा समझने का वेंटिलेशन। वेंटिलेशन वर्ड्स अब आजकल सुन रहे हैं कि वेंटिलेटर वर्ड्स जो है आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभी को पता है। तो वेंटिलेटर वर्ड्स यहीं से बना है। इसको जो सांस लेने की और छोड़ने की जो क्रिया है इसको बोलते हैं वेंटिलेशन, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं था जुड़े में। अब मेन बात जो आती है समझने की कि ये फेफड़े जो होते हैं ये सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस चीज के लिए इसको पावर कहाँ से मिलती है, उस पावर को देने के लिए चीज लगी होती है यहाँ पे नीचे, ये चीज इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम क्या करता है, जब इसको हमारे को सांस की जरूरत होती है तभी नीचे लचीला हो जाता है, छोड़ देता है, रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल, ये यहाँ पे आ जाता है इस लेवल पे। तो क्या होता है ये फेफड़े नीचे आ जाते हैं और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है ऑटोमेटिकली। जब भी हम किसी चीज को ढीला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली अंदर आएगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर तो आ जाएगी। जब इसको बाहर छोड़ देता है तब ये पुश करता है नीचे से इन फेफड़ों को, तब ये जो भी एयर होती है वो बाहर चली जाती है। ये काम होता है डायाफ्राम का, ये जस्ट हमारे फेफड़ों के नीचे लगा होता है, जिसका काम है एयर को पुश अंदर की तरफ ले जाना और बाहर की तरफ पुश करना। ये काम होता है डायाफ्राम। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमने आज देखा कि इसके जो पार्ट्स है वो क्या होते हैं। एल्वेओली जो मेन पार्ट है इसका तो सबने देखा भी होगा कहीं भी, मेन पार्ट था जो एल्वेओली। और एल्वेओली भी कैसे ट्रांसफर करती है CO2 को, कैसे ब्लड के अंदर भेज देती है, वो ब्लड से ले लेती है CO2 को और O2 को कैसे भेज देती है, वो सब चीजें इसमें देखी। और दूसरा हमने देखा कि कितने % ऑक्सीजन अंदर जाती है और कितने % CO2 बाहर आती है, तो वो चीज देखते हैं। फिर देखा हमने कि सभी जीव एक ही तरह से सांस नहीं लेते हैं, सभी का सांस लेने का सिस्टम अलग अलग है। उसके बाद वेंटिलेटर वर्ड से जो नीचे ये बना हुआ है वेंटिलेशन, उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने इनका जो नॉर्मल जो रेट्स होती है वो देखी है आप। और फिर देखा है कि जो SpO2 की जो हमने रीडिंग देखी है वेंटिलेटर पे, वो चीज क्या होती है। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। सबसे पहली और कॉमन सी बीमारी है जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट में होता क्या है कि जब किसी बंदे को अस्थमा हो जाता है, उसके जो ये ब्रोंकोइल्स है, जब हम इनकी बात करके आगे डिवाइड हो गई थी, आगे सब डिवाइड हो गए थे, इनमें क्या होता है ये नैरो हो जाती है, मतलब टाइट हो जाती है। टाइट कैसे होती है, जो इसकी जो बाहर की दीवारें हैं, जैसे ये मान लो एक पाइप है, इसकी जो बाहर की इस दीवार की बात कर रहे हैं, ये ना टाइट होके इसका साइज ऐसे हो जाता है, ये ऐसे इसकी ये चीज बन जाती है यहाँ पे। तो जो किसी चीज की वॉल्स है, जो बाहर की दीवारें हैं, वो स्वेलिंग ले जाती है, तो वो पाइप क्या होता है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जो O2 है, जो एयर है जो बाहर से आ रही थी, उसकी सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है और उसको ऑक्सीजन जितनी फेफड़ों को चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसे सांस की कमी महसूस होती है। एक प्रॉब्लम तो ये है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी है। दूसरा अभी जो करंट में चल रही है कोरोना। कोरोना क्या करता है बॉडी के अंदर, यहाँ से आने के बाद वो यहाँ पे एल्वेओली में यहाँ पे ब्लॉकेज बन जाते हैं, उसकी इकट्ठा हो जाता है और फाइब्रोसिस जिसे बोलते हैं, उस टाइप की चीजें यहाँ पे बढ़ा देता है। एक दिन से आप बोल सकते हो कि ये ब्लॉक हो जाता है पूरे तरीके से, कोरोना इसके अंदर पूरे तरीके से भर जाता है। भरने से क्या होगा, अब कौन सी चीज देखने में आ रही है कि जो कोरोना के पेशेंट है उनका हार्ट फेल हो रहा है। हार्ट फेल किस वजह से हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट होता है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों के पास, और अगर यहाँ से इसकी ब्लॉक हो जाए, ये सारी चीजें ब्लॉक ही हो गई है, ये बंद ही हो गया, तो जो
पंप किया गया है ब्लड, वो कहाँ जाएगा? आगे तो रास्ता है नहीं उसका कि यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाए और आगे चला जाए। अब हार्ट तो अपना काम करेगा, वो तो पुश करेगा, क्योंकि उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम है हमारे फेफड़ों के अंदर, वहां पे कोरोना आ गया है, ठीक है, पूरी तरीके से फील होने के बाद। तो हार्ट तो अपना काम करता रहता है पुश करने का, पर एक टाइम ऐसा आता है जब ब्लड तो आगे सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से हार्ट खुद ही काम करना बंद कर जाता है। उसको बोलते हैं हार्ट फेल होना, जो कोरोना के टाइम पे अक्सर लोगों में देखा जा रहा है कि हार्ट फेल हो जाते हैं लोगों के, वो इसी वजह से होते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने समझा कि हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उससे जुड़ी बीमारी और बाकी सब। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।